एक आम आदमी जैसा दिखने वाला कार्बोकेटायन को अगर ये इफेक्ट इस हद तक एंगल स्ट्रेन से छुटकारा पाने के लिए ये ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं, तो बनने वाला कार्बोकेटायन दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्बोकेटायंस होता है। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज एक ऐसा टॉपिक चूज किया गया है जो कि मेन ट्रैक से थोड़ा सा हटके है और गाइज काफी इंटरेस्टिंग है, आपको काफी मजा आएगा, पूरा एंड तक देखना और आपके कॉन्सेप्ट्स काफी बूस्ट होंगे। और गाइज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पिछले कई सालों से ड्रास्टिकली ट्रेंड में आया है। अगर मैं 2014-15 या फिर उससे पहले की बात करूं, इससे रिलेटेड सवाल काफी कम आया करते थे या फिर बिल्कुल ही नहीं आते थे। लेकिन अगर मैं उससे बाद की बात करूं, ये हर एक साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर नजर आ ही जाता है। तो गाइज क्योंकि ये टॉपिक आजकल काफी ट्रेंड में है, तो आपके लिए इसको जानना और समझना काफी मैंडेटरी और काफी एसेंशियल हो जाता है। तो गाइज आइए समझते हैं इस टॉपिक को बिल्कुल इन डेप्थ जाते हुए। लेट्स गो। ओके, तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वार्न कर देना चाहता हूं कि गाइज मेक श्योर कि आपके आसपास में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चल रहा है। पूरे शांत और एकाग्र मन के साथ इसको पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी मजा आएगा और कॉन्सेप्ट्स बूस्ट होंगे। तो गाइज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसको बोला जाता है डांसिंग रेजोनेंस, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा फनी लग रहा होगा कि ये रेजोनेंस का डांस के साथ में क्या चक्कर है, इसको अपन थोड़ी देर में ही समझेंगे। ओके, तो गाइस ये है क्या? अब देखो, अगर मैं इसको डांसिंग रेजोनेंस को एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, तो गाइस ध्यान देना मेरी वर्ड्स पे, ये एक फिनोमिना है जिसके वजह से एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला कार्बोकेटायन एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। इसका मतलब है, मतलब कि कोई कार्बोकेटायन है जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मतलब लगता नहीं कि वो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन एक्चुअल में वो कई गुना ज़्यादा स्टेबल, मतलब एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। किस वजह से? इसी इफेक्ट की वजह से, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वो जो कार्बोकेटायन है उसकी जो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है वो क्यों है, किस वजह से है, उसको अपन एक्सप्लेन करने के लिए इसी फिनोमेना का यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो गाइज आखिर किसकी चर्चा हो रही है, मतलब किस कार्बोकेटायन की बात अपन कर रहे हैं, आइए मैं आपको उसे मिलवाता हूं। तो गाइज हम बात कर रहे हैं इस वाले कार्बोकेटायन की। और गाइज पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, सीपीएम कार्बोकेटायन। ठीक, अब देखो ये बना कैसे, दिस इज योर मिथाइल कार्बोकेटायन। अगर यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को एक साइक्लोप्रोपाइल के साथ रिप्लेस कर दूं, क्या यही नहीं बन गया? तो ये एक्चुअल में क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक, तो ऐसा पाया गया कि ये कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है। तो गाइस ये किसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में, जिसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। इसको देख रहे हो, ये एक कमाल का एरोमेटिक सिस्टम है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल ये होता है। ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन्स को अगर मैं दो और फिनाइल इसी बेंजीन रिंग के साथ रिप्लेस कर दूं, मतलब इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, इसके कंपैरिजन में भी ये ज्यादा स्टेबल होता है। देख रहे हो, इसमें 3 बेंजीन रिंग होने के बावजूद भी इसे ये ज्यादा स्टेबल होता है। और गाइज ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। गाइस देख रहे हो, ये एक एरोमेटिक तो है, ऊपर से दिस इज अ क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज। क्वासी एरोमेटिक समझ रहे हो, मतलब एरोमेटिक प्लस चार्ज। मतलब कि आप ऐसे समझो, वो सिस्टम जिसके अंदर चार्ज रिंग का ही एक पार्ट होता है, मतलब चार्ज तो इसमें भी था, मतलब हियर द चार्ज इज एन एक्सटर्नल चार्ज, मतलब ये जो चार्ज, लेकिन ये जो चार्ज है दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग। और गाइस इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। और क्वासी एरोमेटिसिटी नॉर्मल एरोमेटिक के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। शायद आपने इसको कई बार देखा होगा, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। और गाइस ये एक कमाल का स्टेबल होता है, मतलब ऊपर से एक क्वासी एरोमेटिक तो है ही,
और साथ ही साथ अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो तो इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्यों? एक बार पॉजिटिव यहाँ, एक बार पॉजिटिव यहाँ, एक बार यहाँ, 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 मतलब 7 कार्बन्स पे एक एक बार पॉजिटिव आएगा। मतलब ये क्वासी एरोमेटिक होने के साथ साथ इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से ये एक मतलब जबरदस्त का स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, ट्रोपाइलियम आयन। लेकिन गाइस इससे भी ज्यादा स्टेबल ये पाया जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, तो गाइस आपने देखा होगा कि जब भी आपका कोई कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड होता है, या तो वो प्लस आई के वजह से होता है, या तो वो प्लस आई के वजह से होता है, या तो वो प्लस आर रेजोनेंस के वजह से होता है, या तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से स्टेबलाइज्ड होता है, या तो वो एरोमेटिसिटी के वजह से स्टेबलाइज्ड होता है, अगर उसके पास एरोमेटिसिटी हो। लेकिन गाइस अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को देखता हूं ध्यान से, ना ही इसके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि कमाल का, जो कि जबरदस्त प्लस आई शो कर रहा हो और इस पॉजिटिव को मिनिमाइज कर रहा हो, ना ही इसके पास में एक बढ़िया रेजोनेंस काम कर रहा है, ना ही इसके पास में एक बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ना ही इसके पास एरोमेटिसिटी है। तो गाइस अब सवाल ये आया कि अगर इसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये इतना स्टेबल हुआ कैसे? एंड माई आंसर इज दिस इज ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से होता है। ठीक, ओके, तो अब तक आपको ये तो अंदाजा लग चुका होगा कि ये जो डांसिंग रेजोनेंस है ये कोई छोटा मोटा इफेक्ट तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल साधारण सा, एक आम आदमी जैसा दिखने वाला कार्बोकेटाइन को अगर ये इफेक्ट इस हद तक स्टेबलाइज्ड कर सकता है तो ये छोटा इफेक्ट तो नहीं हो सकता। तो गाइस ये होता एक्चुअल में एक बहुत पावरफुल इफेक्ट है। अब ये क्या है आइए इसको समझने के लिए हमें इसका जो कोर है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, सेंटर है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है, कोर है ये साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो हमें इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा पहले। अब देखो यहां पर आप क्लियर देख पा रहे हो, ये रहा एक कार्बन, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, ये रहा एक कार्बन, यहां से 2 हाइड्रोजन, ये रहा एक कार्बन और यहां से 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो आप पहली नजर में अगर आप देखो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? हाँ, sp3, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हालांकि देखो अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब तुम हायर क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि कुछ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स ये रिवील करते हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp5 होता है। ठीक, खैर छोड़ो, वो अपना टॉपिक नहीं है। ओके, तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, सो इसके अबाउट, इस कार्बन के अबाउट जो ज्योमेट्री होनी चाहिए इट शुड बी टेट्राहेड्रल, और ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए ये कितना होना चाहिए? इट शुड बी 109.28 डिग्री। लेकिन गाइस आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये मात्र 60 डिग्री है। समझ रहे हो? समझ रहे हो यहाँ पर कितना एंगल स्ट्रेन काम कर रहा है? मतलब जो कि 109 डिग्री तक होना चाहिए वो मात्र 60 डिग्री है। अब देखो अगर आपकी नॉलेज पूरी बेसिक्स पर है, मतलब अगर आपने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है केमिकल बॉन्डिंग या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि इसके अंदर शायद बॉन्डिंग ऐसे काम कर रहा होगा कि ये देखो इसका एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड ये कैसे फॉर्म हो रहा होगा। ये रहा इसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा इसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है। ठीक, और ठीक उसी तरह से ये रहा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इनके बीच में होती है ओवरलैपिंग। ये रहा एक sp3 ऑर्बिटल, ये रहा एक sp3 ऑर्बिटल और इनके बीच में होती है ओवरलैपिंग। गाइस अगर मान लिया, एक सेकंड के लिए मान लिया कि अगर ऐसे बॉन्डिंग होता है, तो गाइस देख रहे हो ये जो बॉन्ड एंगल है दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री से भी कम है, ये 60 डिग्री से भी कम है। मतलब समझ रहे हो
मतलब जो एंगल 109 डिग्री तक होना चाहिए ये मात्र 60 डिग्री से भी कम है। मतलब समझ सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन काम कर रहा होगा, ये इनके बीच में कितना रिपल्शन काम कर रहा होगा, ये कितना तनाव में होगा, कितना स्ट्रेन में होगा। अब इतनी ज़्यादा स्ट्रेन में एग्जिस्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि इसमें बॉन्डिंग इस तरह का होता ही नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, इसके अंदर बॉन्डिंग ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूं इनके अंदर बॉन्डिंग एक्चुअल में कैसे काम करता है। अब देखो, आप क्लियर देख पा रहे हो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री से भी कम है, तो इनके बीच में एक भयानक एंगल स्ट्रेन काम कर रहा है। और उस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स है ये एक्सिस पे ना रह के ये थोड़ा सा घूम जाते हैं, मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं इस एक्सिस के से बाहर की तरफ। मतलब ये कि मान लो ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन और ये रहा इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक, अब देखो इसका जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये एंगल स्ट्रेन से छुटकारा पाने के लिए ये एंगल खोलने की कोशिश करता है। तो मतलब कि इनके जो ऑर्बिटल्स है ये एक्सिस से थोड़ा सा बाहर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। मतलब इसका ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से और इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से, ठीक उसी तरह से इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से एक्सिस के बाहर की तरफ, इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से और इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बाहर की तरफ और इसका ऑर्बिटल भी कुछ इस तरह से बाहर की तरफ। और इन ऑर्बिटल्स के बीच में एक हल्का सा ओवरलैपिंग होता है जिसके द्वारा ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक, तो मतलब अब देखो कुछ लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये 60 डिग्री रहा, देख रहे हो, अगर ये मतलब देखो अगर ये एंगल 60 डिग्री रहा, ये जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन काम कर रहा है और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये एंगल को खोलने की कोशिश करता है। अब देखो रिपल्शन इज वन ऑफ द रीजंस, बट इसका जो मेन रीजन है दैट इज योर एंगल स्ट्रेन। ठीक, तो एंगल स्ट्रेन से छुटकारा पाने के लिए ये ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं और ऑर्बिटल से बाहर की तरफ होते हैं और इनके बीच में एक हल्का सा ओवरलैपिंग की वजह से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो गाइस आप मेरे को ये बताओ कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इस वाले ओवरलैपिंग से, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड ऑन, बिल्कुल हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो साइड ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो लेकिन आप इसको देखो, क्या ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है? बिल्कुल नहीं। क्या ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब कि ये ना तो सिग्मा है ना तो पाई है। मतलब यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कुछ इस तरह से है, एक ऑर्बिटल ये और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा ये। मतलब कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मतलब एक दूसरे से कुछ एंगल पर ओवरलैपिंग करते हैं। और गाइस इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंट बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बेंट बॉन्ड। ठीक, इसको बोलते हैं बेंट बॉन्ड। तो आप क्लियर देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो बेंट बॉन्ड में ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड जैसा हेड ऑन ओवरलैपिंग जितना इफेक्टिव नहीं है, ये पोर ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड्स ये जो बेंट बॉन्ड्स होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में काफ़ी वीक होते हैं। हाँ, हालांकि पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं लेकिन सिग्मा के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं? वीक हुआ करते हैं। तो अब तक आप ये समझ चुके हो कि ये साइक्लोप्रोपेन में ये जो सिग्मा जैसे दिखने वाले बॉन्ड्स हैं ये एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड्स नहीं है, ये बेंट बॉन्ड्स हैं जो कि काफ़ी पोर ओवरलैपिंग से बनता है और जो कि सिग्मा बॉन्ड्स के कंपैरिजन में वीक होता है। ठीक, तो गाइज इसका मतलब ये हुआ इस साइक्लोप्रोपेन में इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सिस पे ना रह के एक्सिस से थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ होता है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं दिखाऊं, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, ये रहा तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस
और इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सिस से बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, और इधर भी कुछ इस तरीके का, और इधर भी कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, मतलब एक बनाना के शेप में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बनाना बॉन्ड नहीं है। अगर यहाँ पर मैं एक थर्ड एटम को इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये आपका बोला जाएगा बनाना बॉन्ड, जो आपकी डाइबोरेन में देखते होंगे शायद। ओके, तो गाइस हमने ये समझ लिया कि साइक्लोप्रोपेन में ये जो कार्बन कार्बन्स के बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। लेकिन ये कितने वीक होते हैं? क्या इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा है? क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एविडेंस है? जी हाँ, मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दूं जिसके हेल्प से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितने वीक होते हैं। अब देखो, साइक्लोप्रोपेन में ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये इतने वीक होते हैं कि अगर इसको मैं सिंपल हाइड्रोजन गैस के साथ पास कर दूं, ये बॉन्ड्स इतने वीक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स टूट पड़ते हैं, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो मतलब कि ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इन दोनों का वैलेंसीज फ्री होता है, इसको एक हाइड्रोजन और इसको एक हाइड्रोजन मिलता है, मतलब आपको 1 2 3 और ये रिंग ओपन होता है और ये एक प्रोपेन में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर दूं, डार्क में, सनलाइट में भी ले जाने की जरूरत नहीं है, तो ये बॉन्ड्स इस पे भी अटैक करते हैं, और होता ये है ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इन दोनों की वैलेंसीज फ्री होती है, इसको भी ब्रोमीन मिलता है, और ये मतलब रिंग ओपन हो जाता है, और 1 2 3 इसको मिलेगा ब्रोमीन, और इसके साथ भी एक ब्रोमीन, मतलब आपको एक 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। लेकिन उसी तरह अगर मैं ऑन द अदर हैंड मैं नॉर्मल प्रोपेन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करूं डार्क में, आपको पता है कि देयर इज नो रिएक्शन, और ना ही ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर ये जो कार्बन के बीच ये जो सिग्मा जैसे दिखने वाले बॉन्ड, ये सिग्मा तो कभी नहीं हो सकते, ये सिग्मा के कंपैरिजन में काफी वीक हुआ करते हैं। तो गाइस अब सीन कुछ ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये काफी सिग्मा के कंपैरिजन में वीक होते हैं, जो कि पोर ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक, तो जब इनको इस बॉन्ड को ये पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, तो क्योंकि ये काफ़ी वीक है और ये यहाँ पर एंगल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये कूद पड़ते हैं इधर की तरफ। मतलब क्योंकि ये बॉन्ड्स काफ़ी वीक होते हैं, तो मतलब इनका टूटना आसान है। तो अगर ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड होता तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक, तो क्योंकि ये बॉन्ड्स वीक हैं, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके ये कूदेंगे। जब कूदेंगे हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, CH2 का पॉजिटिव गायब, और इसकी वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ आया पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ठीक उसी तरह का सीन इधर से भी हो सकता है। अगर हुआ तो मतलब हमें कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से इसकी वैलेंसी फ्री हुई, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब देखो गाइस, अब रेजोनेंस में क्या करते हो? रेजोनेंस में भी तो यही होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक दूसरे पोजीशन पर जंप करता है, शिफ्ट करता है। यहाँ भी तो आप वही कर रहे हो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा रहे हो। और गाइस इसीलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह का रेजोनेंस है। ठीक, अब देखो तो इसका मतलब ये है कि जब ये बॉन्ड्स शिफ्ट होंगे इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन और बाकी सारे भी बन सकते हैं, लेकिन ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स में रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो रहा है। गाइस आप ऐसा समझो, अब सोचो थोड़ा सा कि अगर ये मॉलिक्यूल इन दोनों स्ट्रक्चर्स में रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये दोनों डांस कर रहे हैं?
मतलब कभी इधर कुछ इस तरह से और कभी इधर कुछ इस तरह से, कभी इधर तो कभी इधर, मतलब लेग्स को आगे पीछे करते हुए, समझ रहे हो। और गाइस क्योंकि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डांस करते हुए दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक, आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा कि ये नाम कहां से आया। अब देखो एक और बात, मैंने इसको तोड़ा, क्या हम इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। अगर ये जाएगा इस पे तो ध्यान देना जरा, इसके और इसके बीच में बनेगा बॉन्ड, मतलब कि आपको कुछ इस तरह का स्पीसीज बनता हुआ दिखेगा, और ये जैसे का वैसा, इसकी वैलेंसी फ्री हुई तो इस पे आया पॉजिटिव। तो गाइस ये स्ट्रक्चर क्या वही स्ट्रक्चर नहीं है? बिल्कुल है। अगर इस तरफ से मैं जोड़ दूं तो इसके और इसके बीच में बनेगा बॉन्ड, मतलब कि आपको, और ये रहा जैसा का वैसा, और इस पे आया पॉजिटिव। मतलब देख रहे हो ये भी वही स्ट्रक्चर नहीं है क्या? मतलब गाइस यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस काम कर रहा है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस मतलब इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और गाइस आपको बढ़िया से पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है वो नॉर्मल रेजोनेंस के कंपैरिजन, मतलब नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब सवाल ये है कि ये डांसिंग रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से कैसे अलग है। अब देखो आपको पता होगा कि नॉर्मल रेजोनेंस में आप क्या करवाते हो, या तो आप लोन पेयर को डीलोकलाइज करवाते हो या फिर पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होता है। लेकिन आप क्लियर देख पा रहे हो यहाँ पर एक सिग्मा जैसे दिखने वाला बॉन्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज नॉट अ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा जैसा दिखने वाला बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। और गाइस अगर आपको पता होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी क्या होता है, अपन सिग्मा बॉन्ड को ही ब्रेक करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर भी एक सिग्मा जैसा दिखने वाला बॉन्ड को ही ब्रेक किया जा रहा है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, ओके। तो अब थोड़ा इसके स्टेबिलिटी पर नजर डालते हैं। तो आपके दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि माना कि यहाँ पर कुछ डांसिंग रेजोनेंस काम कर रहा है, लेकिन क्या ये डांसिंग रेजोनेंस इतना पावरफुल है जो कि इसको इस हद तक स्टेबलाइज कर सकता है? एंड माय आंसर इज यस। देखो पहले ही मैंने आपसे कहा, पॉइंट नंबर 1, ये बॉन्ड्स इतने वीक होते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को देखते ही इस पे कूद पड़ते हैं, मतलब ये इन सारे स्ट्रक्चर्स में रैपिडली इंटर कन्वर्ट होता है और आपको इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी काम कर रहा है, जो कि काफी हद तक शक्तिशाली इफेक्ट है, पावरफुल इफेक्ट है। और गाइस इसीलिए इसके अंदर इंडक्टिव प्लस आर हाइपर कॉन्जुगेशन एरोमेटिसिटी ना होते हुए भी ये इन सब के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि ये भाई साहब इतने ज्यादा स्टेबल क्यों हैं, मतलब इसकी इतनी जो भयानक स्टेबिलिटी है वो कहां से आती है। दिस इज ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अब देखो इसका अगर मैं एक बड़ा भाई ले लूं, मतलब क्या मतलब है इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन को अगर मैं एक और इस साइक्लोप्रोपाइल के साथ मतलब कनेक्ट कर दूं तो आपका कुछ इस तरह का बनेगा, CH, यहां से साइक्लोप्रोपाइल, यहां से साइक्लोप्रोपाइल। ठीक, अब यहां पे पॉजिटिव। अब ये जो है ये उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रीजन बिल्कुल साफ है, इसके साथ इस पॉजिटिव के साथ ये भी डांसिंग रेजोनेंस करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और इस वाले रिंग का ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा। अब इसका अगर मैं एक और बड़ा भाई ले लूं, मतलब इसके साथ मैं 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स को कनेक्ट कर दूं और यहां पे पॉजिटिव, यहां पर समझ सकते हो, यहां तो मैंने बात करी सिर्फ एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग की, अगर उसी तरह का 3 रिंग्स में कनेक्ट कर दूं, समझ सकते हो क्या होगा। अब देखो ये तीनों रिंग्स ठीक उसी तरह से इसके साथ में डांसिंग रेजोनेंस करेंगे, मतलब
ये भी करेगा, 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 ये भी, ये भी, ये भी। मतलब समझ सकते हो, ये सारे बॉन्ड से मिलकर के इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का वंश निपात हो जाएगा बिल्कुल। मतलब समझ रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज कितनी खूबसूरती के साथ डीलोकलाइज होगा तीनों रिंग्स के ऊपर, जैसे यहां हो रहा था। अब समझ सकते हो इस पॉजिटिव को कितना मजा आ रहा होगा सारे रिंग्स पे जब ये डीलोकलाइज हो रहा होगा। और गाइस इसीलिए, और इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोला जाता है आपका डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन DCPM, और इसको क्या बोलते हैं ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन TCPM। और गाइस इसी के वजह से ये TCPM ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट 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 स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है ये TCPM। ठीक है, अब देखो एक मजे की बात ये है कि ये जो बंदा तुम देख रहे हो जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स जुड़े हुए हैं, फिनाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, अब इसके कंपैरिजन में पता है ये कितना ज्यादा स्टेबल होता है, ये 10 टू द पावर 23 टाइम्स मोर स्टेबल होता है गाइस। इस फिगर को देख रहे हो, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये मतलब ये मच 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 पावरफुल इफेक्ट होता है ये डांसिंग रेजोनेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि ये डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है, काम कैसे करता है और ये स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। ठीक, अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब देखो दिस इज योर CH2+, जैसे कि मैंने आपसे कहा इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं ये बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक, अब इस पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, दिस इज योर फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कुछ लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि दीज आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहा और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इस डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन के नतीजे पे ये स्टेबलाइज्ड होता है। ओके, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, लेकिन दिस इज द मोस्ट सुइटेबल रीजन। ठीक, समझ रहे हो? ओके, तो हालांकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं आपको एक एप्लीकेशन यहां पर बता दे रहा हूं। देखो हम सीधे इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये TCPM ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड है, मतलब ये वाला यहां से क्लोरीन, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड होता है ये मतलब SN1 मैकेनिज्म के टूवर्ड्स गजब का रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ से हेलोजेन को हटाऊं तो बनने वाला कार्बोकेटायन दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्बोकेटायंस होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आई होप आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बूस्ट हुए होंगे। अगर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।